मॉड्यूल के क्वेश्चन टाइप के देते बच्चों, निकालो। अच्छा अभी तो मार्केट में बच्चे जुड़े ही नहीं। ऐसे क्लासेस ऐसे क्लास कितनी देर की हो गई है? ऑफ है? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ ऑफ मतलब आप कह रहे हो ऑफलाइन आओगे। हाँ ऑफलाइन ही आओ, मैं भी कह रहा हूँ ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफ आ जाओ। नहीं अभी आपको पता नहीं है कल से क्लासेस का कॉन्सेप्ट लग गया? 1 आवर 20 ठीक है। इसमें ऐसा क्या था है, कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम मार्केट में उतर जाते हैं बच्चों अपन और डिस्कशन शुरू करते हैं। अंकित विश्वास जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अंकित विश्वास जी जुड़ गए हैं अब। और बीबी नंबर 3 2 3 4 4 ठीक बेटा। देखो देखो बच्चों, इसने अच्छा सॉरी इसने ऐसे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बात नहीं बेटा। देखो एक तो फाई टी कर्व दिया हुआ है, फाई टी कर्व और ईएमएफ टी कर्व पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास है E इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ फाई टी कर्व। एक मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि फाई टी कर्व का स्लोप, बेटा क्लोज ना इसको, फाई टी कर्व का स्लोप क्या देता है? बोलो बच्चों, फाई टी कर्व का स्लोप क्या देता है? ईएमएफ का नेगेटिव, है ना। इसलिए अब आप देखें ध्यान से, इसका स्लोप यहां लगातार बढ़ रहा है। बहुत बड़े बच्चों, स्लोप लगातार बढ़ रहा है ना, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप की वैल्यू आती है tan थीटा, और आप देख सकते हैं थीटा यहां लगातार देखो बढ़ रहा है ना बच्चों, या कांस्टेंट है? थीटा लगातार कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा? कांस्टेंट, लेकिन नेगेटिव होगा, क्योंकि इंक्रीज तो बताओ यहां फ्लक्स का इफेक्ट बोलो, फ्लक्स का इफेक्ट बोलो। यहां पे फ्लक्स का ग्राफ दिया जाए तो हमेशा हमेशा क्या देखना है? इफेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट। तीन चीजें हमने सीखी है पूरे चैप्टर में। बताओ बच्चों यहां पर कौन सा इफेक्ट है? इंक्रीज, तो यहां ग्राफ क्या आएगा? नेगेटिव और कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ कहां से शुरू होना चाहिए? नीचे से। फिर यहां पर फ्लक्स कांस्टेंट तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा। फिर डिक्रीज तो पॉजिटिव, ये रहा 5 6 7 7 चाहिए पूछना बेटा। तो 7 का कॉन्सेप्ट अपने क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, इफ यू रिमेंबर। एक मैग्नेट को यहां से गिरा दिया था, धीरे से मैंने बिठा दिया, याद है बच्चों? वो कहानी याद है आप लोगों को? इसमें हमने एक चीज नोट करी थी कि ए लेस देन क्या होगा? जी। अच्छा चलो ऐसे सोचे कि अगर जी से कोई चीज गिरती है तो वो कितनी गिरती है 1 सेकंड में? हाफ जी डी, यूटी प्लस हाफ जी डी स्क्वायर। यू तो जीरो है बच्चों, तो हाफ जी डी स्क्वायर में जी की वैल्यू कितनी? 5, टी कितना? टी की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू कितनी? 1, तो कितना मीटर हुआ? यानी कि अगर नेचुरली गिरेगी, ग्रेविटी से गिरेगी, तो 5 मीटर चलेगी इन 1 सेकेंड। तो अगर जी से कम से गिरेगी तो बताओ कितना चलेगी, कम या ज्यादा? यहां कैलकुलेट नहीं करना था, यहां कॉन्सेप्ट लगाना था कि अच्छा 4 ऑप्शन मेरे सामने बच्चों, 4 5 5 कौन कौन से? 4 5 6 7। तो 6 7 तो पॉसिबल ही नहीं, 5 तब होता जब ग्रेविटी होती सिर्फ, लेकिन ए लेस देन जी है तो आंसर 4। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज 1 में ये नहीं दिए थे? एक्सरसाइज 1 में दिए थे? पहले दिए थे, डिस्कस हो गया ना वो।
लो बेटा, किस डिस्कस नहीं हुआ एक्सरसाइज 1 के? एक बार बताओ बच्चों, आप लोगों को पता नहीं क्या क्वेश्चन दिए मैंने? डिस्कस नहीं हुए? ठीक है। एक्सरसाइज 1 में कहां से कहां तक दिए थे वो मुझे बता दो। 20 70 से, अच्छा ये क्वेश्चन डिस्कस है, ठीक है बेटा। 70 से 89 निकालो बच्चों। 70 से 75, 70 से 75, 76 से 80, 81 से 85, 80 82, कोई बात नहीं बेटा, ये मार्क हो रहा है ना। देखो ऐसो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बस इतना देखें, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, बोलो बच्चों, यहां पर ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है और करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक की डायरेक्शन पूछी है, मैग्नेटिक की डायरेक्शन पूछी है, तो अब आप बताओ अपना एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ऐसे सोचो, बताओ इधर जाने पे इफेक्ट क्या हो रहा है, ये बताओ तो, इधर जाने पे इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अरे ये एरिया बढ़ रहा है ना, इधर जा, इधर जा रहे हैं तो इफेक्ट क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज, एरिया बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इफेक्ट में आंसर क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या होना, यानी उल्टा आंसर एंटी क्लॉकवाइज है, तो सही सही क्या होगा, सीधा क्या होगा, क्रॉस। तो ऐसे सोचो कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो क्या हो रहा होगा, इधर ले जाने पे इंक्रीज, क्रॉस का उल्टा डॉट, ऐसे। और अगर ऐसे नहीं निकलता है तो अपने पास कौन से और भी अवेलेबल है, यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर से किधर है बताओ, किधर है, ऊपर, तो हमारे पास इंड आई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, कॉन्सेप्ट भी है बच्चों। इंड आई किधर है, इस कंडक्टर में, कंडक्टर में इंड आई किधर है, ऊपर के, कौन सा कैप, जे कैप, वेलोसिटी किधर है, तो बताओ मैग्नीफिक क्या होना चाहिए, माइनस, ऐसे 85 89 तक 86। फेज डिफरेंस, बेटा देखो हमने ये क्या पढ़ा था कि फाई के जो फॉर्म, फाई का करो याद है बच्चों, फाई का करो कॉस वाला याद है, फाई का करो, और याद करो ईएमएफ और करंट का ग्राफ में क्या था, साइन। तो बताओ साइन और कोस में कितना फेज डिफरेंस होता है। अच्छा सबका आंसर नहीं आया है, एक मिनट, तो फिर तो मुझे, कल का शेड्यूल बाहर लग गया, लग गया। आपकी क्लास में कौन सी क्लास में थी, शेड्यूल लगा ही लगा बाहर, लगा है, तो मेरी कौन सी क्लास है बोलो ना। अच्छा देखना नहीं आता होगा ये, जबकि इतना सिखाया मैंने आपको कि देखते कैसे हैं। इधर देखो, अरे किधर से देखते हैं बताओ, किधर से देख रहे हैं बोलो, पंखा है दरवाजा, इधर क्या होता है ये, इधर तो इधर भी है, इधर तो इधर भी है, बोलो पंखे से देख रहे हैं, चलो ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अगर जिन बच्चों को फेज डिफरेंस वाली बात, क्योंकि आपके प्रॉपर आंसर आया नहीं, तो आपको ऐसे समझाता हूँ, फाई इज इक्वल टू फाइन, मतलब हाँ फाइन नोट कॉस ओमेगा टी। अब आप सब बच्चे जानते हैं कॉस को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, क्या जानते हो बच्चों, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन सा बंद है क्या, हाँ, और करंट का कॉन्सेप्ट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अब जरा ध्यान से से बच्चे, क्या कॉन्सेप्ट यहां पे चल रहा है, फेज का मतलब समझा रहा हूं, ये वैसे अगले चैप्टर में बहुत यूज में आएगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे कहते हैं बच्चों फेज। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ फ्लक्स की फेज क्या है, फ्लक्स की फेज बताओ बच्चों, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। करंट की फेज बताओ, बोलो, तो अब बताओ दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया बेटा,
89 तक कोई? ठीक है, अब हम आगे मार्केट में बढ़ते हैं। क्या चल रहा है अपना कॉन्सेप्ट? ग्राफ स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा, एक मिनट बेटा, ये कौन सा चल रहा है? अभी तो वो चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है। देखो बच्चों, डीके ऑफ करंट, बी, ए था ग्रोथ ऑफ करंट। अब क्या लिखोगे बच्चों? डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट, ठीक है। देखिए इधर सब बच्चे, फर्स्ट पॉइंट, नहीं नहीं बेटा, बी, ए था ग्रोथ ऑफ करंट, बी है, ए लिखा है कल लास्ट टाइम पे कल पढ़ाया था ग्रोथ ऑफ करंट। अब आएगा डीके ऑफ करंट, बी, और उस बी में डीके ऑफ करंट में फर्स्ट पॉइंट, बनाओ बच्चों। ठीक है, मतलब बच्चों हमारा क्लास कब है? MEV2 मतलब, अच्छा शेड्यूल पूछा होगा, अच्छा आ जाएगा वो तो, शेड्यूल तो आ जाएगा, कहाँ जाएगा, आना ही है उसको तो, है। हाँ, पहले तो ऑफ है उनके। अच्छा, पहले तो ऑफ होंगे। कल आपने याद है जय सर आए थे मेरी क्लास में, उसके बाद फिर वो डिसाइड किया था मैंने, ठीक है ना, पता है मुझे। अब देखो उधर, ये यहां से कॉन्सेप्ट चला है, तो याद करो, जब समझ लेना बच्चों, बैटरी कनेक्ट होगी तो होगा ग्रोथ ऑफ करंट। बैटरी से जब करंट होता है तो क्या होगा? ग्रोथ ऑफ करंट ही होना, या तो फिर जब करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर ये अपोज होकर के, फिर याद करो, बताओ एनर्जी स्टोर होगा या लॉस होगा? लॉस, या बताओ स्टोर या लॉस? स्टोर होगा। और उसके बाद फिर इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल समझाया था क्या लास्ट? क्या स्पार्किंग कॉन्सेप्ट समझाया था क्या? हाँ, तो आप सुनो ध्यान से। हो क्या रहा है, जब स्विच ओपन कर रहे हैं, नहीं चलो अभी नहीं, अभी इस पॉइंट के बाद। हाँ, तो बताओ बच्चों ध्यान से देखना, जब मैं इसको क्लोज करूं, इसको ओपन करूंगा, इसको क्लोज करूंगा, याद है मैंने आपको बताया था, अब इसकी एनर्जी इधर करंट फ्लो कराएगी, याद है एक सेटअप था इसमें बल्ब जल रहा था, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, और वो करंट धीरे धीरे क्या होगा? कम, और फाइनल करंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ या डीके? तो यानी बताओ बच्चों, अगर एक इंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? बोलो, ग्रोथ या डीके? एक ग्रोथ में जिसमें हो चुकी, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, उसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? डीके। और डीके की इक्वेशन आपको पता है, बताओ, डिक्रीज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज के में क्या नहीं आता? 1 माइनस। ओके बच्चों, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम में I इज इक्वल टू आई नोट ई टू दी पावर माइनस RT बाय L, डीके हो रहा करंट। E इज इक्वल टू V नोट ई टू दी पावर माइनस RT बाय L एक्सपोनेंशियली डीके, एक्सपोनेंशियली डीके।
यहां तक नोट करो। ठीक है, अब जैसे वहां पर होता है जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, यहां आएगा जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन, है ना। तो यहां पे अब लिखेंगे फोर्थ जेसीओ। देखो बच्चों, जेसीओ मतलब जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन। तो जब जैसे ही आप स्विच ओपन करोगे तो टी तो कितना रखना पड़ेगा उस स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब आपने स्विच ओपन किया तो कितना, टी को 0 पे स्विच को क्या किया, ओपन, देखिए स्टार्ट हो रहा है, तो टी को 0 पुट कर दो बच्चों, यहाँ टी को 0 पुट करो, देखो e टू द पावर 0 1 क्या रह गया, यानी बताओ शुरुआत में करंट कितना है, आई नो। अब जरा इसका मतलब समझते हैं, नोटो नोटो जल्दी नोटो। अब सुने हुआ क्या, जब आपने इस स्विच को क्लोज किया, इधर देखिए सब बच्चा, अब लिखना नहीं है क्योंकि अब सुनने वाली बात है, इस स्विच को क्लोज किया तो क्लोज करते ही आप देख सकते हैं सब बच्चे कि ग्रोथ हो रही है और करंट बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, या किसी आई नॉट वैल्यू तक पहुंचेगा, आई नॉट वैल्यू तक मैक्सिमम पहुंच गया, फिर करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अब करंट कांस्टेंट हो चुका है, नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है सेकंड में, जैसे आई नॉट फ्लो करता है वैसा कर रहा है, लेकिन आपने अब स्विच को क्या कर दिया, ओपन। ओपन करते करंट 0 नहीं हुआ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप बल्ब लेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो इमीडिएटली करंट क्या होगा, 0 रेजिस्टेंस। लेकिन क्योंकि ये इंडक्टर है, जब आप स्विच ओपन करेंगे तो इसमें एनर्जी क्या है, स्टोर, वो कम हो रहा है, तो कम होने, बताओ बच्चों, स्विच ओपन करंट होने पे करंट किधर से किधर जाना चाहता है, स्विच ओपन होगा करंट तो किधर से किधर जाना चाह रहा है, कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू होना चाहता है, अरे आई नोट वैल्यू वेरी नहीं वेरी, उससे कहां पहुंचना चाहता है, 0, क्या कम होना चाहता है, कम हो रहा है तो कम होने, और उसके सपोर्ट में आ जाएगा ये, और कितना करंट दे रहा है देखो, स्विच ओपन होने के जस्ट आफ्टर, ये क्या है, जस्ट आफ्टर, यानी स्विच ओपन हो चुका है, उसके बाद कितना करंट है, करंट वही है जैसा पहले था। इसलिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं, बताओ बच्चों स्विच ओपन करने पर इंडक्टर करंट को क्या बोल रहा है, जैसी हो वैसे रहो। कितने थे, कितनी कितनी तक करंट की वैल्यू कितनी, आई नॉट को ये क्या बोल रहा है, आई नॉट है तो आई नॉट ही रहो, चेंज इस तरह से, किस वक्त, जेसीओ के वक्त। उसके बाद तो करंट धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, और फाइनल करंट क्या होगा, 0। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, स्विच ओपन करते उतना ही करंट फ्लो कराना है जितना कि मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था जस्ट आफ्टर, उसके बाद करंट नोट करो बच्चों। तो अब ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे मैं बताता हूं, ये आई नॉट टी इक्वल टू 0 पर जेसीओ वैसे ही रहो। नोटो बच्चों जल्दी से, चला कॉन्सेप्ट।
ग्रोथ डीके। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो होता है यहाँ पर खत्म। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी हमने सीख ली सारी, इसका फॉर्मूला देखा एक बार में। नोट ले बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। हाँ लेकिन मैं बता दूं मैंने क्या, हमने क्या क्या सीखा है सेल्फ इंडक्टेंस में। सुनो, एक कुंडली पर वोल्टेज पूछा जाएगा, इंड्यूस कुंडली मतलब कॉइल, कॉइल पर वोल्टेज क्या होगा, ध्यान सुने। जैसे मैंने आपको सिखाया था रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आई आर, कैपेसिटर वोल्टेज Q बाय C, तो इंडक्टर पर वोल्टेज, इंडक्टर पर वोल्टेज माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि एल में वोल्टेज किसकी वजह से, करंट में चेंज की वजह से। और या फिर हो सकता है एक और एवरेज भी हो सकता है। ये कौन सा वाला है, इंस्टेंटेनियस वाला, ये वाला, और डिपेंड करता है। और एक फॉर्मूला आया था एन बी एस अपॉन आई, इससे हमने फिर फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे, याद है, सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, और एक और कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। और फिर उसके बाद ग्रोथ और डीके हमने पढ़ा, ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट के एक्सप्रेशन। ये सेक्शन हमारा इस पे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन लिखो बच्चों। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पढ़ाया, कॉइल का भी? अरे तो पॉइंट कैसे मिस हो गया, बताना। एक मिनट मिनट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सकता, क्योंकि मैं वो नीचे लिखता हुआ जा रहा था, साथ 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 लिखता हुआ जा रहा था। अरे यार क्या ऐसे कैसे, अरे ये तो गड़बड़ हो गया बच्चों। ये आपने लिखा क्यों नहीं इसको, ये किसकी गलती? सॉरी बच्चों, ये तो लिखना है इसमें, तो सॉरी मांगना ही पूरे जोर शोर के साथ। क्वेश्चन से पहले लिखो, हाँ क्वेश्चन से पहले लिखो। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, पॉइंट चलने दो, नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, 9th पॉइंट 8th 10th पॉइंट। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट कोई पॉइंट था ना बच्चों, या टॉपिक था? तो पर ठीक है बच्चों, लिख लो स्टार करके, या फिर ऐसा करो, रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने दो आप तो, कोई दिक्कत ही, इसको छोड़ देते और क्वेश्चन में इसको ले लेते हैं, थ्योरी में छोड़कर इसको क्वेश्चन में ले लेते हैं। और क्वेश्चन कैसे लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। हो गया ना, थ्योरी भी हो गई, क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। नहीं नहीं, क्वेश्चन फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो जो थ्योरी थी वो क्वेश्चन में आ गई। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, L इज इक्वल टू एन बी एस अपॉन है। अब सुने ध्यान से क्या कहना चाहूं, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा मैं ख्याल से एक पॉइंट नहीं तो, क्योंकि मैं बिल्कुल याद है कंपैरिजन कर रहा था बच्चों, कंपैरिजन हम कह रहे थे कि R है, C है, L है, V, ये भी नहीं बताया V की इज इक्वल टू क्या है, आई आर है, कि V इज इक्वल टू क्यू बाय सी है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी डी है। उसके बाद ही मैं बताता हूं कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रोएल बाय रेजिस्टेंस का अपना एक फॉर्मूला होता है। बोलो किसका, रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है किसका होता है, वायर का। दो प्लेट्स का क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। और बताओ एल किसका होता है, बोलो मैंने बताया था कल, क्या है तो है, कॉइल है तो, याद आया बच्चों। तो अब इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। भाई आप ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस भी एक एन, मतलब इंडक्टेंस भी एक तरह का एन से, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, कैपेसिटर का एक फॉर्मूला होता है, तो भी इंडक्टेंस का भी एक फॉर्मूला होना चाहिए। अब उस किस और, अब फिर हमने अभी बोला, बोलो इंडक्टेंस किसका होता है, कॉइल है तो, अरे कॉइल है तो, यानी एल किसका लिखने वाले हैं हम, कॉइल का। तो मैंने उसको क्वेश्चन बना दिया, बोलो क्या लिखा,
फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। एक्सप्रेशन जब भी पता करना होगा क्वेश्चन में, अननोन सिचुएशन में आपको यही काम लेना है। एन भी खुद का, बी भी खुद का, एस भी खुद का, आई भी खुद का, और खुद का क्या जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो मान लो बच्चों ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस का नाम कैपिटल आर है, इसमें एन टर्न्स हैं। तो बताओ बच्चों एल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन बी एस अपॉन आई। बस एक सजेशन, फिर नोटना शुरू कर देना। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया इसको, ऐसे अननोन कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हमेशा इस फॉर्मूले का सहारा लेना, ठीक है, हमेशा। कभी ये अभी तो मैं लिखवा दूंगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस, किसी अननोन किसी स्ट्रक्चर का सेल्फ इंडक्टेंस से पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का सहारा लेना। अब आप नोटना शुरू कर दो। एन तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, कॉइल का मैग्नीफील्ड का फॉर्मूला आप सबको कई बार बता चुके हैं, म्यूट एन आई अपॉन 2r। एरिया जो हो रहा है इसका, जो टोटल एरिया कवर कर रहा है वो है पाई आर स्क्वायर अपॉन आई। ये फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2, L प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, L प्रोपोर्शनल टू R। और ये भी यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर बाय, बेटा बोलो कहां पर बोल रहे हो, लिखो बच्चों, चेक करना पड़ता है बच्चों को। डिके का मतलब ही क्या हो बेटा, खंड का डिक्रीज होके जीरो होना। हाँ ग्राफ डिकी तो है, करंट की वैल्यू तो ये तो मैंने पहले बोल रखा है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मतलब वहां पे कैपेसिटर में सिखाया था, टी इनफाइनाइट पर होता है का मतलब क्या होता है, 99.9999999 और 9999 लगभग क्या हो जाए, मतलब इतना डिक्रीज हो जाएगा तो बचेगा क्या, 0.000 और 0 और लगभग उसको जीरो बोलते हैं फिर ऐसे। हाँ बेटा अब आप क्या बोल रहे हैं, सोलेनोइड तो है ही नहीं है, मतलब कॉइल का लिखा है, कॉइल कॉइल एक कॉइल है बेटा, कॉइल की रेडियस कितनी है आर, इसका एरिया कितना है एस, एस क्या पाई आर स्क्वायर। सोलेनोइड तो ऐसी होती है, सोलेनोइड सोलेनोइड में क्या डिफरेंस होता है, सोलेनोइड में क्या होती है, एक लेंथ के लॉन्ग टर्न्स होते हैं, कॉइल में एक ही जगह टर्न्स होते हैं। ये हो गया बच्चों। अब सुने देखें इधर, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया है, एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए और रेडियस हाफ कर दी, नंबर ऑफ टर्न्स रेडियस क्या कर दी, तो बताओ नया सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। तो ये अभी तो आप देख रहे हैं, आपको सामने दिख रहा है बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा, डबल का 4 और इसका हाफ यानी कितना डबल। लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला ही याद नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले वही याद रहते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज में आते हैं। V इज इक्वल टू आई आर इतना क्यों यूज में आता है, क्यों याद रहता है, क्योंकि जाने कितनी बार पढ़ा हुआ है और इस पर क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें जो कभी कभी आती हैं, और जब कभी कभी कोई चीज एक फॉर्मूले के टर्म्स में आ रही है तो वो याद नहीं रहता। इसलिए फिर क्या करना, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं याद आया फॉर्मूला, उसको क्या करना, इसलिए क्या करना, बोलो क्या करना है, करना क्या है, अरे किसकी वैल्यू लिखनी है, सिर्फ बी की। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हो सिर्फ बी की वैल्यू लिख दो, अपने आप फॉर्मूला तैयार होता है। तो जरूरत नहीं कि हम इसको रटने बैठ जाएं, इस फॉर्मूले को रटने बैठ जाएं।
प्रोपोर्शनली चलो ठीक है, एन स्क्वायर और ये अपना आ गया है। और इससे एक चीज क्लियर होगी, देखो रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, रो मतलब मटेरियल, एल और ए उसको कैसे बनाया गया, लेंथ कितनी ली, क्रॉस सेक्शन कितना लिया, बनाया कैसे गया है। अगर आप इसको देखो तो ये भी वही है, प्लेटों का एरिया यानी आपने कितना लिया, यानी डिजाइन कैसे किया, बनाया कैसे, डी सेपरेशन कितना लिया, बनाया कैसे, मीडियम कौन सा भरा आपने, उसको कैसे बनाया, यानी कुल मिला के कंस्ट्रक्शन बेस्ड आपने उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया, पूरा बनाया है, इसको कैसे आपने बनाया। तो इसमें भी वही चीज है, म्यू नॉट मीडियम, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना आपने डिजाइन किया, आर आपने कितनी रेडियस ली, सब चीजें, यानी कि ये तीनों चीजें एक चीज पर डिपेंड करती हैं कि इनको कैसे बनाया गया है। तो ये बिल्कुल मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है, इस हिसाब से आया है। अब नेक्स्ट लिखो, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। बस मुझे बता दो बच्चों, अभी हमने यहां इस फॉर्मूले में इसको भी रटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एन बी किसका लिखा था, कॉइल का, अब बी किसका लिखने आए हैं, सोलेनॉइड का, अपॉन आई, खत्म, ये लो, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब सोलेनॉइड बनाते हैं, और मान लो इस सोलेनॉइड की रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आर है, ये रेडियस है, और इसकी लेंथ कोई एल, सिचुएशन ऐसी कोई दे रखी है, जरूरत पड़ सकती है तो, और टर्न्स एन है, तो एन, बोलो सोलेनॉइड का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई अपॉन आई, और ये कितना, पाई आर स्क्वायर, आई से आई कुछ नहीं, आई, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये एल कहां से आ गया बच्चों, अरे ये कहां से आया बताओ, स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन और एन क्या हो गया, एन स्क्वायर, एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं इसके लिए, एन बाय एल एन, या फिर यहीं से जो ये फॉर्मूला है इसी से आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को लिखा एरिया एल। एक और फॉर्मूला है इसका, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करके नया एक्सप्रेशन आ गया। इसको चुप करते हैं। हाँ सब बच्चों, कल का कॉन्सेप्ट आ गया ये, कल का बार का नाम क्या है, शनिवार है, सेकंड क्लास है कल, ठीक है। एम ई बी वन प्लस एम ई ए एल एम ई ए बी टू एम ई एल टी एल टी सेशन वाले, मतलब ये लोग, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, लाइव टेलीकास्ट एल टी सेशन।
मर्ज कॉन्सेप्ट हो चुका, ठीक है, नोट लिया बच्चों। तो हाँ बेटा, सामने, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, सेल्फ इंडिपेंडेंस निकालना है तो सिर्फ किसके लिए लिखना है, बी की, जिसका भी सेल्फ इंडिपेंडेंस निकालना है उसका बी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे लिखो बच्चों। An inductor of 2 millihenry, an inductor of 2 millihenry carrying a current of 2 ampere, carrying a current of 2 ampere, 2 ampere. Now this current in 4 seconds, now this current in 4 seconds, now this current in 4 seconds, first लिखें, becomes 0, becomes 0. Second लिखें, is reversed, is reversed, becomes 0, is reversed. Then find induced EMF in the coil. Then find induced EMF in the coil oblique inductor. Induced EMF in the coil oblique inductor. अब सुनो बच्चों, इधर देखो, ये देखें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बहुत इजी क्वेश्चन में क्लिक नहीं करता, करना क्या है, इधर देखो। सबसे पहले चेक करो, ऐसे लिखा हुआ है एक इंडक्टर है, क्या बच्चों, एक इंडक्टर है, और फाइनल बोला है या कॉइल है, और बोला है उसमें इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करो। अब आपको खुद को सोचना है, एक इंडक्टर खुद है और उसमें ही इंड्यूस ईएमएफ पता करना है, यानी कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसे क्लिक होना चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ के कहीं लिखा है क्या सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ नहीं, शुरुआत में वैल्यू भी दी हुई, उससे पता लगता है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कितना दिया, 2 मिली हेनरी। तो यानी एक जगह सेक्शन पता लग गया कि यार ये इसमें कहीं सेल्फ इंडक्शन है, और उसके लिए फॉर्मूले क्या है बच्चों बताओ। उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस मैंने जो अभी आपको बताया, इस टॉपिक में हमने पढ़ा क्या, जरा एक बार अगर हम उसको समझ लें तो कुछ फॉर्मूले ऐसे आए हैं। एक तो आया फाइली, एक आया माइनस एल डी आई बाई डी टी, या उसको क्या लिख सकते हैं, डी आई बाय डेल आई बाय डेल टी लिख सकते, डिपेंड करता है। उसके बाद हमने एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी बच्चों, एन बी एस अपॉन आई, और फिर हमने जीओसी और डीओसी हमने स्टडी किया। भाई ये सेक्शन हमने ये पढ़ा है तो इससे क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली, उससे हटके तो होगा नहीं कुछ। अब बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है इन 4 seconds दिस करंट बिकम 0। तो ये कौन सा केस वाला है क्वेश्चन बताओ, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, जल्दी बोलो। बात वेरी गुड बच्चों, बात खत्म होगी। बिकम 0, अच्छा इनिशियली कुछ डेटा क्वेश्चन में दिए हुए, इनिशियली क्या क्या डेटा दिए हैं जल्दी बताओ। करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, और उसका एल कितना है, 2 मिली हेनरी। ये लिखना आ गया आप लोगों को ऐसे, या नहीं लिख पाए ऐसे, 2 मिली हेनरी। और ये कौन सा करंट है जो शुरुआत में फ्लो कर रहा है, यानी कि इनिशियल, और टाइम कितना दे रखा बच्चों, 4 सेकेंड्स में ये करंट क्या हो जाता है। अब बताओ ई का फॉर्मूला क्या होगा, ई का फॉर्मूला एल डेल आई बाय, जल्दी बोलो, डेल आई बाय डेल्टा आई, मतलब क्या, हाँ तो क्या बोल लिखोगे, बोलो ना, डेल्टा आई क्या लिखोगे, फाइनल माइनस क्या, फाइनल करंट है, इनिशियल है, एल है, टाइम है, ये भी कैलकुलेट करो और अगला भी कैलकुलेट करो। चलो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, बोला नहीं बेटा आंसर।
नहीं आ रहा है? आंसर का फॉर्मूला बोलो। आई फाइनल माइनस आई इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। बोलो। माइनस एल कितना 2 और आई एफ कितना इनिशियल 4। आंसर 2 2 2 कितना हो गया 4 से 4 कैंसिल माइनस माइनस प्लस। बोलो कितना आंसर आया? अरे वो 10⁻³ लिख रहे हो ना आप लोग, उसको मैंने यहाँ धीरे से क्या लिख दिया है मिलीवोल्ट। सेकंड वाले में आई फाइनल तो दिया हुआ ही नहीं क्वेश्चन में। बोलो आई फाइनल दिया हुआ है। बोलो क्या दिया? इज रिवर्स मतलब क्या हुआ? पहले इधर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, अब इधर 2 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ा? डायरेक्शन चेंज करने से आई फाइनल को क्या लिखोगे 2 या -2? सॉल्व कर लो। जब करंट को रिवर्स्ड बोले इन क्वेश्चंस में तो हमेशा ध्यान रखना उसको, फिर अगर आई है तो उसको क्या लिख दो -i, 2 है तो -2। फॉर्मूला फिर से L -2 अपॉन 4। बोलो आंसर का फॉर्मूला। ऑब्वियसली फर्स्ट का आंसर अगर 1 मिली वोल्ट है तो सेकंड का आंसर क्या आएगा 2 मिली वोल्ट। फर्स्ट का आंसर 1 मिली वोल्ट है, टू सेकंड का 2 मिली वोल्ट ही आएगा। और थर्ड क्वेश्चन बता दो। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो। A current of I is equal to a current of I is equal to T e to the minus T एम्पियर। I ये स्पेलिंग लिखी हुई सबकी ये रही है सामने, क्या दो देख रहे हो? I is equal to T multiplied by e to the minus T एम्पियर is flowing through an inductor, is flowing through an inductor is flowing through an inductor, then find at what time, then find at what time it's sorry, then what then find at what time induced EMF in it, induced EMF in it becomes 0. Induced EMF in it becomes 0. Becomes 0. देखो उधर बच्चों, देखो एक मिनट सुनना, बस ये इसमें सुना। बताओ क्या बोल रहा है वो इंडक्टर। पहली बात बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है? इंडक्टर है और सेल्फ इंडक्टेंस की बात नहीं की गई इसमें, कहीं सेल्फ इंडक्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन एक इंडक्टर में खुद में ही करंट है और फिर बोल रहा है इंड्यूस में। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगा जरूर बताओ बच्चों। E इज इक्वल टू, यही एक फॉर्मूला है। अब बताओ इसमें क्या बोल रहा है ईएमएफ, क्या बोलो ईएमएफ क्या कर रहा है 0। क्या पूछ रहा है कब 0 होगा? यानी पहले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में हमें निकालना है, बोलो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी में क्या निकालना पड़ेगा डी आई बाय डी टी। उसके बाद E की वैल्यू को क्या कर देंगे 0। लेकिन एक बताओ क्या I की वैल्यू दी हुई क्या क्वेश्चन में? बोलो कितना है? क्या ये I की वैल्यू दी हुई के बच्चों? बताओ इसके साथ क्या करें और फिर कैसे क्या करेंगे बताओ बच्चों। इसके साथ क्या करें बताओ बच्चों? इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें? उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी डी आई की नहीं डी आई बाई डी की। किसकी वैल्यू? डी आई बाई डी की वैल्यू यहां पर रख देंगे और उसको पूरे को किसके इक्वल कर देंगे और फिर उससे टाइम का पता लग। प्रोसेस में आ रहा है ना क्या करना। अब लेकिन प्रॉब्लम मुझे पता है क्योंकि मैंने दो तीन बच्चे में देख लिया कि डिफरेंशिएशन नहीं आता है।
ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसको फिर मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है। देखो बच्चों, जब कभी प्रोडक्ट टर्म्स में डिफरेंशिएशन हो कि u भी t का फंक्शन, v भी t का, मतलब दो अलग अलग फंक्शंस हो, तो फिर उनको बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना। अच्छा बताएं बच्चों, यहां पर ये एक फंक्शन है या दो फंक्शन है? ये t के साथ बदल रहा है, ये तो ऐसा समझो कि अगर i इक्वल टू टी होता तो ये एक फंक्शन हो जाएगा, ये अलग ही बदल रहा है। देखो ये बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर ये बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, तो दो अलग अलग फंक्शन हुए कि नहीं हुए बच्चों? तो एक फंक्शन को बोल देते हैं u फंक्शन, एक को बोलते हैं v। अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कॉन्सेप्ट चलाते हैं बच्चों, पहले का गला पकड़ो और दूसरे को गोली मार दो। पहले का, पहले या कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं कि इसको पहला दूसरा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पहले को पकड़ा और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर उसके बाद फिर दूसरे को पकड़ा और पहले को डिफरेंशिएट कर दिया। जरा सिखा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें बच्चों को मैंने प्रॉब्लम देख ली, इसलिए मैं सीधे आपसे बिना पूछे आपको समझाना शुरू कर दिया मैंने। हमने क्या बोला? u फंक्शन कौन है बच्चों? t। ये क्या है? e टू माइनस टी। क्या बोला? पहले को पकड़ा, यानी जैसा है वैसा रखा। अब दूसरे को क्या किया? डिफरेंशिएट। एक बार फिर अटक गए आप लोग। e टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपको एक चीज सिखाता हूं, e टू द पावर, ये तो शायद सिखाया था मैंने अभी। हाँ ठीक है, e टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन कल ही बताया था। बोलो क्या होता है? e टू द पावर माइनस टी, लेकिन इस माइनस टी का क्या आएगा? बोलो कोई दिक्कत है अभी तक? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई टफ डिफरेंशिएशन नहीं है, आराम से कर सकते हो। फिर अब क्या करना है बच्चों, बताओ, बोलो अब क्या करना है? अब क्या करना है? पहले को पकड़ ले, अब किसको पकड़ो और फिर पहले को डिफरेंशिएट करो। बोलो कितना? और इससे हमें डी बाई डी की वैल्यू मिल गई। बोलो कितनी? e टू द पावर माइनस टी, 1 माइनस टी। इसको उठा के कहां रख देंगे और उस पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे? जीरो। तो टाइम का पता लग, बोलो बच्चों क्या दिख रहा है कब जीरो होगा? बोलो बच्चों कब जीरो होगा? दिख रहा है कैसे? कुछ में देख के जीरो कब होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो कोई बात नहीं, नोट करो, माइनस एल ई टू दी पावर माइनस टी 1 माइनस टी। ये तो इंड्यूस वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ गया। एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E इज इक्वल टू 0 माइनस एल ठीक है। अब बताओ ये जीरो कब होगा? अब तो बता दो बच्चों, ये जीरो कब होगा? जब क्या होगा? बोलो, अब तो बोलो। नहीं, अब मुझे पता है आप गलती करोगे फिर मैथमेटिक्स में। हाँ, मैथमेटिक्स देखो, मैं बताऊं मैथमेटिक्स ऐसे बोलती है 2x इक्वल टू 0 मतलब, बोलो 2x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू, और 2 को क्या करेंगे? 2 का क्या होगा फिर? 2 का कुछ भी, 2 डिवाइड में चला, अच्छा डिवाइड में चला जाए, ऐसे नहीं बोलते मैथमेटिक्स, ऐसे बोलती है इसको। देखो लॉजिकल ऐसे होता है 2x इज इक्वल टू 0, देन 2 इज इक्वल टू 0,
और x equal to 0 as 2 cannot be 0, so x equal to 0. मैथमेटिक्स से बोलते हैं इसको कि 2x अगर 0 है तो या तो 2 0 होगा, या लेकिन क्योंकि 2 0 नहीं हो सकता इसलिए x 0 होगा। लेकिन आप कहीं से ऐसा क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसको यहां पे लगाओ आप, या तो -0 होगा, नहीं हो सकता, या फिर L 0 होगा, नहीं हो सकता, तो फिर या फिर e टू माइनस टी इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 1 माइनस टी 0 होगा। समझ में आया डिफरेंस क्यों कह रहा था मैं ऐसा? अब या तो ये 0 या ये 0, अब ये 0 हो सकता है। टी की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो e टू माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो ये हो गया। और या फिर t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आंसर 2 हो गए, 1 सेकेंड भी हो गया। और बहुत देर बाद क्या बोलते हैं आपको, टी इक्वल टू इनफाइनाइट को मैंने क्या सिखाया आपको? टी इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? बहुत देर बाद वो करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी, नॉट क्वेश्चन। वो तो दोनों प्राइड को नहीं, दोनों सही, बोथ आएगा आंसर। और अगर फिर भी अगर अलग अलग दिए, अगर उसको खुद को पता नहीं हो, बना कई बार क्या बना, क्वेश्चन बनाने वाले को पता नहीं होता क्या हो गया हो, कोई दूसरा आंसर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर 1 पे जाना। हाँ, क्योंकि इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं? बोलो, इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं? एक्चुअली इनफाइनाइट क्या है? नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट क्या है? नॉट डिफाइंड। तो जब चीज डिफाइंड ही नहीं है तो बचा क्या आंसर? 1 सेकेंड। इसलिए ये प्रोसेस में आया नहीं है बच्चों लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। Self inductance of a coil is capital L. Self inductance of a coil is capital L. Now it is cut into two equal parts. Now it is cut into two equal parts. Then what will be the self inductance of one of the part? What will be the self inductance of one of the part? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ में क्या लिखा मैंने? नहीं, कॉइल या सोलेनॉइड? नहीं नहीं, सोलेनॉइड करो उसको, कॉइल को तो कैसे काटेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अच्छा बच्चों, मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि कॉइल में तो क्या होता है? अरे बच्चों, कॉइल में तो टर्न एक ही जगह होता है, और दो इक्वल पार्ट्स में कब चीज कटेगी? कॉइल कौन सी कटेगी? इस तरह की चीजें तो दो इक्वल पार्ट में कटेगी, इसलिए क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? सोलेनॉइड, है ना? अब बताएं बच्चों, जल्दी से आंसर देंगे सब। ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अभी तो याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं सीधा लिख रहा हूं। बोलो क्या? एक फॉर्मूला भी बता दे, म्यू नॉट एन स्क्वायर एस अपॉन एल। बोलो क्लियर है बच्चों? अब कट करने पे जो चीज चेंज होगी उसको लिख दो और नया आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो, इस फॉर्मूले से कट करके दो पार्ट्स में, और फिर सोचो क्या हो सकता है। बोलना नहीं आंसर जब तक मैं पूछू नहीं। हाँ बेटा, बताओ आज, बोलो कितना? हाफ? आप लोग हाफ कहां से निकाल रहे हैं, या डबल? हाँ है बच्चा।
क्या आएगा? हाफ आएगा। अरे बच्चों, जब इसके दो टुकड़े कर दोगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? आधे आधे हिस्से के लिए, आधे हिस्से के लिए बताओ बच्चों, क्या एरिया चेंज होगा नहीं होगा? एरिया चेंज, लेकिन एन, एन चेंज होगा। कैसे एन चेंज होगा? ऑब्वियसली, अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसमें 100 टन है, कितने टन है? तो 5 सेंटीमीटर लेंथ निकालूंगा इसमें से, तो कितने टन बचेंगे? तो ऑब्वियसली, अरे वाह, सही है, समझ गए बच्चों, ये n/2 और लेंथ भी कितनी, तो ये भी वही, ये भी वही, तो आंसर वही। क्यों? ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन ये एन स्क्वायर है। इसलिए बच्चों L डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे? म्यू नॉट, जल्दी बोलो बच्चों, n/2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे? तो इस वजह से आंसर क्या आएगा बताओ? L डैश इज इक्वल टू L/2। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज कुछ और भी है, ये तो है ही से कि प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिलेगी जो आगे भी काम आएगी। अगर बच्चों, इधर गए सब, एक रेजिस्टेंस होता है, हमने सीखा है, उसके दो बराबर टुकड़े कर दें तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होता है? R/2। इसने एक हिंट दे दिया कि एक इंडक्टर के भी जब दो टुकड़े कर रहे हैं, जिसका L था, एक हिस्से का L/2, दूसरे का, यानी इसका बिहेवियर सीरीज पैरेलल में किसके जैसा हो रहा है? कैपेसिटर या इंडक्टर? बोलो, सॉरी, कैपेसिटर या रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस जैसा हो रहा है। इसका मतलब आगे ये भी क्लियर हो गया। बताओ बच्चों, आर और आर सीरीज में कितना होता है? आर 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 पैरेलल में R/3। L और L सीरीज में बोल दो, और L L L पैरेलल में किसकी तरह बिहेवियर हो गया? इसने ये सीखा है, इस क्वेश्चन ने सिखाया है हमको कि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल, क्योंकि दो टुकड़े हो गए अलग अलग पीस के, अगर L/2 जोड़ेंगे तो वापस L, रेजिस्टेंस जैसा रहेगा। आगे जब क्वेश्चन बताऊंगा इसमें तो वो चीज क्लियर हो जाएगी आपको। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आगे आएंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी हिंट दे दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अच्छा। An inductor of an inductor of 10 Henry, an inductor of 10 Henry is connected to a resistance of is connected to a resistance of 5 ohm, a resistance of 5 ohm, 5 ohm with a source of 10 volt in series, a source of 10 volt in series, 10 volt in series, then find first लिखें बच्चों, current in the inductor at t equal to 2 seconds, current in the inductor at t equal to 2 seconds, second लिखें, rate of change of current at t equal to 4 seconds, rate of change of current at t equal to 4 seconds. देखो इधर, फिर क्वेश्चन को समझना है, देखो समझना क्या है, कैसे, इधर देखेंगे।
क्योंकि सबसे खास बात ये होती है कि हमें ये तो पता लगे कि हमको वो टॉपिक पूछा है या उसकी बात की गई है। क्वेश्चन में अगर हम पढ़ें तो देखो बच्चों, इंडक्टर को किसके साथ जोड़ा? रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा, और फिर एक क्या लगाई साथ में? बैटरी। और बैटरी 10 वोल्ट की है, ये 10 हेनरी है और ये 5 ओम है। तो एक चीज यहां से क्लियर होगी, बताओ इस सर्किट में कौन है? एल और आर, और किससे जुड़ा है? बैटरी से। तो दिमाग में आएगा आर एल सर्किट कहां पढ़ा हमने? ग्रोथ ऑफ करंट और डिके ऑफ करंट। जब आर एल आ जाए, आर और एल याद है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था आर और सी का एक कॉन्सेप्ट था, ऐसे ही आर और एल आ जाए तो यानी या तो ग्रोथ ऑफ करंट होगा या डिके ऑफ करंट। अभी बताओ क्या है? बोलो बच्चों, अभी बताओ, अभी क्या हो रहा होगा? करंट का ग्रोथ या डिके? ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा है। और फिर ग्रोथ ऑफ करंट में उसने, ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन क्या होती है बताओ? ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन क्या होती है? आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 माइनस आर टी बाय एल। यस और नो? अच्छा, इसने इसने क्या पूछा है फिर? क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, यानी कि ये वैल्यू यहां पर रख देंगे। और क्या पूछा है? करंट। लेकिन इसके लिए पहले क्या चाहिए? आई नॉट। लेकिन आई नॉट का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं, बोलो वो होता है, ये वी नॉट है बच्चों, है ना? वी नॉट बाय आर। वी नॉट कितना है? ये कितना है? इससे क्या जाएगा? इससे क्या जाएगा? आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आर और टी और एल दिए में सॉल्व करो। तो टिप ये है, हिंट ये है कि आर और एल अगर एक साथ आ जाएं तो ग्रोथ और डीके हो सकता है। नोट आई नॉट 10/5 2 एम्पियर 2 1 माइनस ई आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एल की वैल्यू। अब मैंने आपको बता रखा है बच्चों ई टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू। बोलो 1/e। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वाह, ई टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू 1/e है ना? अच्छा, बता दिया। 0.37। अरे, कैपेसिटी में बताया था ई टू द माइनस 1 इज इक्वल टू 0.37। ध्यान रखो। 2 बोलो इनटू 0.63 इज इक्वल टू 1.26 एम्पियर। 1 माइनस हो जाएगा तो ये ऐसे हो गया 2 2 1 माइनस 0.37। सिर्फ और सिर्फ ये वाली और एक ये वाली। क्योंकि बेटा इससे सारे बन जाएंगे। कैसे बताओ? ई टू द पावर माइनस 3 बन जाएगा। बोलो बेटा, ई टू द पावर माइनस 3 बनेगा नहीं बनेगा इससे? कैसे बनेगा बताओ? ई टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 1 बन गया। ई टू द पावर 4 बनेगा क्योंकि ये यहां पर डबल स्क्वायर हो जाएगा। ई टू द पावर माइनस 5 बनता है, ई टू पावर माइनस 4 या फिर ई टू पावर माइनस 2 ई टू पावर माइनस 2 ई टू पावर माइनस 1।
ऐसे 5 से ज्यादा तो क्या आएगा, 5 तक बन जाएगा। तो इसलिए 2 याद करो सिर्फ। e⁻1 की वैल्यू कितनी बेटा 0.37 और e⁻2 की वैल्यू 0.13। अच्छा देखो बच्चों, ये तो क्या बेसिक बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है जैसे करना चाहिए। आर दिया, एल दिया, किसी इंस्टेंट पे करंट पूछा तो ये इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला याद किया, उस इंस्टेंट पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। लेकिन इन क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छा टिप दे रहा हूं बच्चों, उस चीज को दिमाग में रखना, निकलने बिल्कुल मत देना। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि इतने सेकंड पे निकालो, ये इन सर्किट्स में जो ग्रोथ और डिके वाला जो होते हैं, जो क्वेश्चन में टाइम दिया है उस टाइम को ध्यान से देखो और ये देखो कि कहीं वो दिया हुआ टाइम कांस्टेंट तो नहीं है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट जितने टाइम में हमने देखा था कितना परसेंट हो जाता है 0.63। अरे पढ़ा है, याद करो, चार्ज भी बढ़ते बढ़ते 0.63, करंट भी बढ़ते बढ़ते 0.63 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा हाँ यहां पर सेकंड मेथड जरा देखना है, एक बार चेक करो जो हमें टाइम, पहले टाइम कांस्टेंट बताओ, टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला कल बताया था मैंने आपको बच्चों, एल बाय आर। एल कितना है और आर कितना है, तो बताओ इसका सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है 2, और हमें जो टाइम दिया वो भी क्या है, जो कि किसके इक्वल है। इसका मतलब अब बताओ इतने टाइम में कितना हो जाता है, सीधा बोलो इतने टाइम में करंट कितना हो जाता है 0.63 किसका, अरे किसका, आई नॉट का। और आई नॉट कितना है 6, तो आंसर डबल हो गया 1.26। ऐसे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गिवन टाइम कहीं क्या ना हो, टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हुआ तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 0.63 सीधा। अगर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो 0.37, सॉल्व करो। मैंने क्या बोला, मैंने क्या टिप दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, इसका नहीं करना, उसका वो गलत हो जाएगा, 1 माइनस है वो नहीं होगा, 1 माइनस है इसलिए नहीं होगा। मैंने क्या बोला, मैं किस टिप किसके लिए दे रहा हूं, सिर्फ टाइम कांस्टेंट के लिए। बस एक बार चेक कर लो, चेक करने में क्या था भाई, सीधा एल बाय आर ही तो करना है। 10/2 10/5 इसका टाइम कांस्टेंट है, वही टाइम दिया है तो इसका हो गया, क्लिक कर। अब आता है हमारा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। तो क्या होता है, प्रोसेसर करने का टाइम, वो पॉइंट पूरा ई की पावर वो सब खत्म हो जाती चीजें। ठीक है, सेकंड बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, बोलो क्या मतलब हुआ। ये पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स, है ना बच्चों। अब इधर नहीं, अप्रोच देखो, ये भी एक फिक्स है और इसका तरीका भी फिक्स है निकालने का। हम क्या करते हैं, एक कॉइल में इंडक्टेंस जो ईएमएफ आता है उसका फॉर्मूला आप समझाते हैं, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, डी आई बाय डी डी। याद करो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस एल डी आई बाय डी डी, एक कॉइल में होता है। और किसी टी सेकंड पर वोल्टेज का फॉर्मूला भी लिखा है डीके ऑफ करंट में, याद है बच्चों, डीके ऑफ करंट में या ग्रोथ ऑफ करंट में, दोनों में फॉर्मूला एक ही होता है। बोलो क्या फॉर्मूला लिखाया था, आप अगर याद देखें ऐसा मिलेगा, माइनस वी नॉट ई टू द पावर माइनस, आप देखो वोल्टेज का फॉर्मूला देखो ऐसे लिखा है मैंने आप लोगों को, समझना क्या कह रहा हूं, वापस समझना। इंड्यूस वोल्टेज इन जनरल कैसे निकाला जाता है, एलडीआई, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद कल मैंने आपको डिफरेंशिएट करके पूरा कराने के बाद भी सॉल्व भी करवाया था, और फिर आया था ये वाला, ये लिखाया था आपको। और क्योंकि वो इंडक्टर के लिए तो दोनों चीजें इक्वल हो गई, और इस हिसाब से अगर आप देखें बच्चों, तो कभी किसी क्वेश्चन में आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा जाए तो इसका ये फॉर्मूला जैसे बन गया, e टू द पावर माइनस आर टी बाय, बोलो e टू द पावर माइनस आर टी बाय एल, जहां वी नोट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज जो बैटरी का लगा हुआ है, एल सेल्फ इंडक्टेंस है, आर और टी सब आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। बताओ इस क्वेश्चन में वी की नोट की वैल्यू कितनी है, बोलो वी नोट की वैल्यू कितनी बच्चों 10, एल कितना है 10, और आर कितना है 5, टी कितना दिया है, टी कितने पर, तो ये हमें चाहिए कितने सेकंड पर, टी इक्वल टू 4, सॉल्व करो।
हाँ साहब, लेकिन सॉल्व ही नहीं हो पा रहा होगा, सॉल्व हो ही नहीं सकता आप लोगों से, क्योंकि वी नोट है ये 10, ये भी कितना है 10, e टू माइनस आर की वैल्यू कितनी है 5, ये कितना है 4, और ये कितना है 10, ये हो गया 20। अब प्रॉब्लम याद है क्या आएगी आप लोगों को, e टू द पावर माइन, अच्छा नहीं वो तो मैंने बता दी ना अभी, अरे यार गड़बड़ हो गई, मजे खत्म हो गया उस चीज का। e टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू में भी अटकते हो अच्छे, लेकिन अब अटकने वालों में से उधर से चीटिंग कर, बोला आंसर का फॉर्मूला 0.1 वोल्ट, पहले ही बता दिया मैंने कौन सा, चलो ये भी ठीक है। अच्छा वोल्ट आएगा बच्चों, क्यों देखो ना, ये देखो ये ई और यहाँ पे वोल्ट या एम्पियर, अच्छा एम्पियर, क्या निकाला है ये ऊपर की बिल्डिंग में, एम्पियर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताओ, कभी क्वेश्चन में इसमें आपको बता रखा है ऐसे आ जाए 10 टू द पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से करंट चेंज हो रहा है एक कॉइल में, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, ये डी आई बाय डी टी, और उसमें फिर क्या निकालने के बोलेगा, इंड्यूस वोल्टेज, तो एल डी बाई डी टी से निकाल लेना, ऐसे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम in the given diagram find current through identical bulbs and compare their brightnesses, current through identical bulbs and compare their brightnesses when फर्स्ट लिखें जेसिक, सेकंड लिखें लेसिक, थर्ड लिखें जेसीओ। जेसिक लेसिक जेसीओ, बस बिहेवियर याद होना चाहिए, याद करो जेसिक में बिहेवियर क्या था, बस बताओ जेसिक में बिहेवियर बोलो, ब्रोकन वायर, तो सर्किट में करंट ही फ्लो, सर्किट में करंट फ्लो करेगा ही, ये बताओ, ये अगर ब्रोकन वायर हो गया तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, अरे बोलो भाई इसको क्लोज कर दिया, ये ब्रोकन वायर तो करंट फ्लो करेगा ही, क्योंकि नीचे भी उसको पाथ मिल चुका है, तो ये करंट फ्लो करेगा, और उसकी मान लो, हाँ इसका एक रेजिस्टेंस आर देता हूं, इसका रेजिस्टेंस आर देता हूं, इसका एल, और ये वी है, तो करंट भी तो पता करना है ना वैल्यू, तो जेसिक में करंट पता करना था, फर्स्ट जेसिक, जल्दी बताओ बिहेवियर, ब्रोकन वायर, इसलिए सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, या देखो क्या लिखा है, इंडक्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके अंदर इधर करंट नहीं जाएगा, इसलिए आई बी वन भी कितना होगा 0, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा, अरे बोलो रे। और फिर उसके बाद अगर आप देखें ध्यान से, तो यहां पर B2 में करंट फ्लो करेगा, और B2 में कितना करंट फ्लो करेगा, बहुत ही सिंपल हो गया, B2 में करंट वोल्टेज कितना है V, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R, V बाय R। हाँ बेटा, हैं ये तो पूरा बता दिया बेटा, पूरी थ्योरी बता दिया, आके वापस पढ़ो।
पूरा बता दिया, टी इक्वल टू 0 कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे वोल्टेज अपोजिट आता है, सेम वोल्टेज आता है, इक्वल आता है, सब बता दिया। यानी बच्चों बताओ करंट का फ्लो बताएं, करंट का फ्लो बनाओ, इस वक्त करंट का फ्लो बोलो कैसा रहेगा, क्या यहां से चलेगा, यहां से जाएगा, यहां कोई करंट इधर जाएगा और लौटता हुआ वापस आ जाएगा इस तरह से। अब लेसिक में बताओ बिहेवियर, बोलो बच्चों लेसिक में बिहेवियर बताओ, लेसिक में। अच्छा हाँ एक मिनट नहीं अभी अभी रुको रुको रुको, ब्राइटनेसेस ब्राइटनेसेस ब्राइटनेस, रुको बच्चों ब्राइटनेसेस। जैसे के वक्त ये बल्ब जलेगा ही और ये बल्ब इमीडिएटली ग्लो करेगा। जैसे स्विच क्लोज करेंगे ये बल्ब तो जल जाएगा और ये बल्ब उस इंस्टेंट, देखो देखो ये रहा, ये जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज ये नहीं जलेगा ये जलेगा। तो लिख लो B1 will not glow but B2 will glow immediately. B1 will not glow but B2 will glow immediately. अब बताएं बच्चों लेसिक में क्या होने वाला है। लेसिक में बिहेवियर बता दो आप तो बच्चों, बिहेवियर में कैसा बिहेवियर क्या बच्चों, कनेक्टिंग वायर। तो अगर ये कनेक्टिंग वायर बन गया पहला वाला और ये ऐसा हो गया B1 और फिर ये हो गया बच्चों B2 और उसके बाद यहां पर ये ऐसे हो गया। आप बताओ बच्चों क्या होगा लेसिक में, क्या होगा जल्दी बताओ बच्चों। ये यहां पर कितना है V, ये रेजिस्टेंस कितना है R, ये दोनों क्या है R। अब आप मुझे बताओ इसमें कितना करंट फ्लो करेगा जल्दी बताओ, अरे इसमें कितना करंट फ्लो करेगा जल्दी बताओ। अरे V/R सीधा बताया था आप लोगों को पहले भी वहां पे। यहां कितना वोल्टेज, यहां कितना वोल्टेज, यहां कितना वोल्टेज, इस पे वोल्टेज बोलो, इस पे करंट बोलो, इसमें करंट बोलो, V/R खत्म। V/2R कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहे V/2R, गलत है। और हाँ अगर टोटल करंट की बात करें तो वो हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ R/2, तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, टोटल करंट V/R/2 बोलो कितना हो जाएगा, यहां से करंट जो फ्लो करेगा V/R/2 मतलब 2V/R, उस 2V/R में से इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा I थ्रू बैटरी V/R/2 2V/R। I थ्रू B1 इज इक्वल टू I थ्रू B2, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब्स हैं इसलिए आधा आधा करंट दोनों में चला जाएगा। किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, B2 की ब्राइटनेस ज्यादा होगी क्योंकि उसमें करंट, उसमें वोल्टेज, अरे दोनों की ब्राइटनेस सेम रहेगी। देखो both the bulbs will glow with the same brightness, both the bulbs will glow with the same brightness, लेकिन एक डिफरेंस तो है, वो कैसे समझाता हूं, पहले ही लिख लो, both the bulbs will glow with the same brightness। समझना बच्चों एक डिफरेंस क्या है, बताओ शुरुआत में ये बल्ब जल रहा था किसी ब्राइटनेस से, है ना बोलो बच्चों, इसकी कोई ब्राइटनेस थी, लेट से उसकी इंटेंसिटी कितनी है I0, कितनी इंटेंसिटी है, और ये बल्ब शुरू में कितना था, जल ही नहीं रहा, लेकिन बाद में कहां तक पहुंचेगा, फिर बाद में दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी बराबर। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि ये वाला बल्ब इमीडिएटली जलेगा, ये वाला बल्ब उस वक्त बुझ के फिर इसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ेगी और फाइनली जब लेसिक कंडीशन आएगी तब दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी बराबर। तो जीरो से लेकर मैक्सिमम तक की बीच की स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, वो अभी बात ही नहीं की गई है। तो ऐसा होगा, दिस बल्ब विल ग्लो कंटिन्यूअसली
gradually and attains is its maximum, जबकि it will glow immediately attains maximum just after switch is closed. ये भी डिफरेंस नजर आना चाहिए. अगला, अब क्या बोल रहे हैं बच्चों, लास्ट खत्म करते हैं फिर आज के लिए अपन. जेसीओ, क्या बोला बच्चों? जेसीओ में हमने क्या बोला? ये तो हट गया, ये तो हट गया. और फिर इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था लेसिक में? बताओ इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? V बाय आर. देखो बच्चों यहाँ के कितना करंट फ्लो कर रहा है? V बाय आर. अरे अभी निकाला ना बच्चों. अब मैंने आपको क्या सिखाया? जेसीओ में क्या होता है? जेसीओ में क्या होता है? ये क्या चाहता है? ये क्या चाहता है? जैसी हो वैसी. इसका मतलब ये V बाय आर को ये फ्लो कराना चाहता है. लेकिन ये वाला पैसे कोई सोर्स है नहीं, तो होगा क्या? अब जो करंट फ्लो करेगा ये ऐसे करंट फ्लो नहीं करेगा. अब यहां का जो करंट होगा बच्चों वो इधर आएगा, क्योंकि ये तो बैटरी तो हट गई. बैटरी हट गई तो फिर ये करंट कौन से बनेगा? तो अब मुझे बताओ, दोनों किस में आ गए? सीरीज या पैरेलल? देखो यही करंट यहां फ्लो कर रहा है, बोलो बच्चों सीरीज या पैरेलल? इसका मतलब बताओ इन दोनों की ब्राइटनेस फिर वापस क्या रहेगी? सेम. और फिर दोनों ही बल्ब धीरे धीरे बुझ जाएंगे. क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी इनमें हीट में लॉस. याद है, एक्सपेरिमेंट में देखा था. तो ब्राइटनेस के बारे में क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे जेसीओ में? जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन दोनों ही बल्ब जले रहेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला? जैसा है वैसा ही रहना है. तो जो दोनों बल्ब जले रहेंगे और जो इंटेंसिटी थी उससे जले रहेंगे. हाँ, उसके बाद फिर दोनों की क्या होंगी? ब्राइटनेसेस धीरे धीरे क्या होंगी? डिक्रीज. और फाइनली लिखो बच्चों थर्ड का आंसर. थर्ड का आंसर लिखो. When JCO, लिखो बच्चों, when JCO, both the bulbs remain their maximum brightnesses, retain their, both the bulbs retain their maximum brightnesses, both the bulbs retain their maximum brightnesses after that intensity of brightness decreases continuously. Intensity of brightnesses decreases continuously, and finally both the bulbs die out. And finally both the bulbs die out. Die out होता है मतलब बुझ जाना है. बुझ जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यानी कि डाई मर गया और बाहर निकल गया, वो नहीं है ना, वो नहीं है बच्चों. डाई आउट मतलब बुझ जाना. आज की सभा कभी बुझ गई है आज. हाँ, होमवर्क कॉन्सेप्ट, होमवर्क लो. वो बीबी नंबर तो मिल ही जाएगा. बीबी नंबर तो कम से कम, एक्सरसाइज तो नहीं मिलेगी लेकिन बीबी नंबर मिल जाएगा. सेल्फ इंटरेस्ट. बीबी नंबर 3 दे देना बच्चों हम लोगों को. बीबी नंबर, अब लिखो बीबी नंबर 3 के बाद क्या था? 4. वेरी गुड. बीबी नंबर 4 and 5 complete. BB number 4 and 5 complete. बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस अगला एक और टॉपिक आएगा, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस से क्वेश्चन मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ के, उसके बाद है सेल्फ इंडक्टेंस के. तो आज जो ये दो मॉड्यूल दो दिए बिगिनर वॉच जरूर करना है ना. ये और क्वेश्चन ये देख के. अच्छा हाँ, आप क्या बोले बेटा? हाँ, इसी डैश जैसी हो वैसे. तो जिस डैश में करंट फ्लो कर रहा था, जितना फ्लो कर रहा था वही रहेगा. आज की सभा